बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम 10th क्लास की केमिस्ट्री के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं और हम शुरू कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर से, जो कि 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है। ज़्यादातर हमारा ख़्याल यही होता है कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं और वो प्रोडक्ट बना लेते हैं और रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हर बार इस तरह से नहीं होता। बाज़ औक़ात जो है वो रिएक्टेंट आपस में मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं और सेम टाइम प्रोडक्ट डिकम्पोज़ होकर या आपस में कंबाइन होकर फिर से रिएक्टेंट बना रहा होता है। इस सूरत के अंदर जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और बैकवर्ड रिएक्शन है, वो दोनों इक्वल रेट पर चल रहे होते हैं, लेकिन एक अपोज़िट डायरेक्शन के अंदर, और एक इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश हो जाता है। इस तरह के एस्टेब्लिश हुए इक्विलिब्रियम को केमिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। इससे मुराद एक बैलेंस, यानी जितना फॉरवर्ड रिएक्शन है उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है। अपनी लाइफ में हम इक्विलिब्रियम पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, जैसे कि हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस है। हम सांस लेते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और प्लांट्स जो हैं उसी वक्त में कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को हमें फराहम करते हैं। अगर इस तरह का रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में ना आए तो ऑब्वियसली एक ना एक गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में अकोमोलेट हो जाएगी और अपने नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो शो करेगी। कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं उसे इरिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे, और उसे एक सिंगल एरो की मदद से ज़ाहिर किया जाता है, सिर्फ एक तीर के निशान से। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इससे वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं, और ये वन साइडेड रिएक्शन है। अगर कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसमें प्रोडक्ट आपस में कंबाइन होकर फिर से रिएक्टेंट बनाना शुरू कर दें तो उसे रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे, और उसे डबल हेडेड एरो की मदद से ज़ाहिर किया जाता है। इससे मुराद है कि जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन है वो दोनों जो हैं वो एट अ टाइम टेक प्लेस हो रहे हैं। अब हम एक एग्जांपल से इस बात की मज़ीद वजाहत करते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन का आपस में रिएक्शन करवाते हैं। हमने इसी रिएक्शन को क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि आयोडीन पर्पल कलर की होती है। ये कलर चेंजेस हैं इस रिएक्शन में, तो हम आसानी से इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब आप एक क्लोज कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन को डालकर उसे हीट करते हैं, यह है डेल्टा, जिससे मुराद है चेंजेस ऑफ हीट, यानी आपने उसे हीट प्रोवाइड की है। तो इसे जो प्रोडक्ट बनेगा वो हाइड्रोजन आयोडाइड है, जो कि कलरलेस है। इसे जो पर्पल कलर है आयोडीन का वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अपोजिट अगर आप रिएक्शन को देखें कि अगर आप हाइड्रोजन आयोडाइड को फ्लास्क के अंदर लें और उसे हीट प्रोवाइड करें तो वो डिकम्पोज हो जाएगा अपने रिएक्टेंट के अंदर, हाइड्रोजन और आयोडीन के अंदर। ये फर्स्ट रिएक्शन का एक रिवर्स रिएक्शन है, का एक अपोजिट रिएक्शन है। अब हम एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। अब अगर आप एक ओपन कंटेनर लेते हैं और उसमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में रिएक्ट करवाएं तो उससे कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। अब अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करवाते हैं हीट की मदद से तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जो कि इवापोरेट हो जाएगी, और रिएक्शन जो है वो वन साइडेड चलता रहे। अगर आप एक क्लोज कंटेनर लें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने के बजाय फिर से कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करना शुरू कर देगी और दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बढ़ने लग जाएगा। यानी ये रिएक्शन जो है वो दोनों प्रोसेस में चलना शुरू हो जाएगा कि जितना कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड आपस में मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाना शुरू कर देंगे, और ये रिएक्शन जो है वो टू साइडेड, यानी दोनों साइड पर चलता रहेगा। जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो पहला वर्ड जो हमारे जहन में आता है वो है बैलेंस, यानी जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो बराबर हो जाते हैं। इसकी दो तरह की पॉसिबिलिटी है। पहली एग्जांपल है वो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये उस वक्त होता है जब रिएक्शन सीज हो जाए, जब रिएक्शन मूव करना बंद करते हैं। इस तरह की एग्जांपल जो है वो फिजिकल फिनोमेना में देखा जाता है। मिसाल के तौर पर जब आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो ठहरी रह जाती है और उस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस जो हैं वो कैंसल आउट हो जाती हैं। जबकि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है ये एक ऐसा इक्विलिब्रियम है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर रफ्तार से हो रहा होता है। इसमें जितना फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उतना ही रिवर्स रिएक्शन हो रहा होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, रिएक्शन सीज नहीं हो रहा होता।
लेकिन उसके अंदर मौजूद मैटर की फिजिकल स्टेट और कंपोजिशन में भी कोई फ़र्क नहीं आ रहा होता। इसकी वजह यही होती है कि जितना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है, उतना ही उसका रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है। अगर हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को एक ग्राफ की मदद से डिस्कस करें, तो हम ये देख सकते हैं कि इब्तदाई तौर पर रिएक्टेंट की मिकदार बहुत ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट की मिकदार ना होने के बराबर होगी। वक्त गुजरने के साथ साथ रिएक्टेंट की मिकदार में कमी आती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं और ये बड़ी तेजी से होता है। इब्तदाई तौर पे फॉरवर्ड रिएक्शन के साथ हो रहा होता है, जबकि जो रिवर्स रिएक्शन है उसमें वक्त गुजरने के साथ साथ इजाफा होता रहेगा। इसकी क्या वजह है? क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे थे और प्रोडक्ट की मिकदार में वक्त गुजरने के साथ इजाफा होता रहेगा। शुरू-शुरू में जो रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार है ये बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है। एक वक्त ऐसा आएगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो आपस में बिल्कुल बराबर हो जाएंगे और इसी पॉइंट को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आपस में बिल्कुल बराबर हो चुके हैं। इसमें हम फिर से पहले वाले एग्जांपल में आते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन और आयोडीन का आपस में रिएक्ट करवाएं तो उससे हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है और हाइड्रोजन आयोडाइड को अगर डिकम्पोज किया जाए तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल मतलब हाइड्रोजन और आयोडीन में तहलील हो जाती है। अगर क्लोज कंटेनर में ये रिएक्शन करवाया जा रहा है तो ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। जो ही हाइड्रोजन और आयोडीन गैसियस फॉर्म में क्लोज कंटेनर में इकट्ठी होगी, वो आपस में रिएक्ट करके फिर से हाइड्रोजन आयोडाइड बनाने लग जाएगी। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, वो डिकम्पोज होने पर फिर से हाइड्रोजन और आयोडीन बनाने लग जाएगा। शुरू के अंदर जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो ज़्यादा होगी बनिस्बत प्रोडक्ट के। जो रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन का वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होगा बनिस्बत रिवर्स रिएक्शन के। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता जाएगा, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसमें कमी आती रहेगी, क्योंकि वो आपस में रिएक्ट करके आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं और इसके नतीजे में जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो भी स्लो होता रहेगा, उसकी रफ्तार भी कम होती रहेगी। जो रिवर्स रिएक्शन है उसकी रफ्तार में इजाफा होने लग जाएगा, क्योंकि अब प्रोडक्ट की मिकदार में इजाफा हो गया है और अब ये डिकम्पोज होकर फिर से रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें दोनों रेट जो हैं वो आपस में बराबर हो जाएंगे। जितना फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा और इस पॉइंट को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। अगर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की प्रॉपर्टीज की बात करें तो फॉरवर्ड रिएक्शन वो है जिसमें रिएक्टेंट आपस में मिलकर प्रोडक्ट बनाते हो और रिवर्स रिएक्शन वो है जिसमें प्रोडक्ट रिएक्ट करके फिर से रिएक्टेंट बना रहे होते हैं। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो लेफ्ट टू राइट की तरफ प्रोसीड करता है और जो रिवर्स रिएक्शन है वो राइट से लेफ्ट की तरफ प्रोसीड कर रहा होता है। इनिशियल स्टेज के ऊपर जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बहुत ही फास्ट होगा, बड़ी तेजी के साथ रिएक्टेंट जो है आपस में मिलकर प्रोडक्ट बना रहे होंगे और जो रिवर्स रिएक्शन है वो इनिशियल स्टेट में नेग्लिजिबल होगा, मतलब जीरो होगा, ये रिएक्शन हो ही नहीं रहा होगा लगभग। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो वक्त गुजरने के साथ स्लो होता रहता है और जो रिवर्स रिएक्शन है वो वक्त गुजरने के साथ तेज होता जाता है, मजीद उसमें इजाफा होता जाता है। आइए अब हम इक्विलिब्रियम की खसूसियात को डिटेल से डिस्कस करते हैं। इक्विलिब्रियम को सिर्फ एक क्लोज सिस्टम के अंदर ही हासिल किया जा सकता है, यानी एक ऐसे सिस्टम में जिसमें मैटर ना ही इंटर हो सके और ना ही लीव कर सके। इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर रिएक्शन स्टॉप नहीं करता। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो दोनों रूनुमा हो रहे होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन इक्वल रेट के अंदर। इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो तब्दील नहीं होती, हत्ता कि उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मिसाल के तौर पर कलर है, डेंसिटी है, उनकी ऑर्डर है, वो मैटर की कायम रहेंगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन को दोनों अतराफ से हासिल किया जा सकता है कि यानी अगर आप रिएक्टेंट से शुरू करें तो वो प्रोडक्ट की तरफ ट्रेवल करते हुए इक्विलिब्रियम बनाएगा, अगर आप प्रोडक्ट से शुरू करते हैं तो वो रिएक्टेंट ट्रेवल करते हुए इक्विलिब्रियम बनाएगा। इसकी लास्ट प्रॉपर्टी यह है कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जा सकता है और उसे दोबारा भी हासिल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर जब आप कंसंट्रेशन को, प्रेशर को या टेम्परेचर को तब्दील करें
तो फिर से कुछ वक्त के बाद इक्विलिब्रियम फिर से अटेन किया जा सकता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों का सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछेगा। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया।